नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक अर्थव्यवस्था से भारत में बैंकिंग है। तो अर्थव्यवस्था से टॉपिक है हमारा भारत में बैंकिंग प्रणाली जो है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही स्टेप वाइज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए ये शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत में जो बैंकिंग प्रणाली है उसका विकास कैसे हुआ और कौन कौन से बैंक इस विकास के दौरान स्थापित हुए। ठीक है। और वर्तमान जो स्वरूप हमें बैंक प्रणाली का देखने को मिलता है, बैंकिंग व्यवस्था का जो देखने को मिलता है, इस पूरे विकास का जो दौर रहा है भारतीय बैंकिंग के बनने में, भारतीय जो वर्तमान प्रणाली हमको देखने को मिलती है, इस पूरी जर्नी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखेंगे कि पहले नंबर तो एक खाका देख ले कि वाणिज्यिक बैंकों में कौन कौन से बैंक शामिल किए जाते हैं और या कौन कौन सी संस्थाएं हैं। उसके बाद फिर पूरे विकास क्रम को देखेंगे हम लोग। तो जब वाणिज्यिक बैंक हम लोग देखते हैं तो वाणिज्यिक बैंकों को हम लोगों ने यहाँ पर 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 5 कैटेगरी में जब हम लोग देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है जब बैंकिंग विकास, बैंकिंग प्रणाली की बात करते हैं या बैंकों की बात करते हैं, तो सिंपल से हमारे दिमाग में आता आरबीआई, एसबीआई और जो हमारे कुछ जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी कि 12 वर्तमान में जो 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके नाम आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी पूरी बैंकिंग प्रणाली में बहुत सी ऐसी संस्थाएं शामिल है जिसको हमें जानना जरूरी है। पहला तो केंद्रीय बैंक के रूप में हम लोग आरबीआई को जानते हैं। जब हम लोग आरबीआई हमारे दिमाग में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग बैंकों का बैंक की संज्ञा देते हैं, वो एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसके ये अपने नियम कानूनों के माध्यम से और जितने बैंक हैं उनको चलाने का प्रयास करता है, उसका नियमन करता है, उसका नियंत्रण करता है अन्य बैंकों का। तो फिर हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आ जाते हैं। ठीक है। जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जब आते हैं तो उसमें हमारे सबसे बड़ा नाम आता है एसबीआई का। फिर उसके बाद 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमारे सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, सार्वजनिक बैंक क्या होते हैं, ग्रामीण बैंक क्या होते हैं, उसको हम लोग विस्तार से अलग अलग टाइम में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर मोटी मोटी चीज़ें बता दे रहे हैं। जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है तो इसका मतलब ये है कि उन बैंकों में सरकार की भागीदारी शामिल है, यानी सरकार की जो भागीदारी होगी वो 50% से अधिक होगी। तो वैसे बैंक जिन बैंकों में सरकार की भागीदारी 50% से अधिक है उसे हम लोग सार्वजनिक बैंक कहेंगे। ठीक है। उसके बाद निजी क्षेत्र के बैंकों की बात करते हैं तो हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बात कर लें। पब्लिक सेक्टर बैंक जिसे हम लोग कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को। तो जब हमारे दिमाग में पब्लिक सेक्टर के बैंक आते हैं तो हमारे दिमाग में प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी आने चाहिए। तो निजी क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं, जैसे भारत में सक्रिय विदेशी बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। तो कुछ निजी क्षेत्र के बैंक इसमें हैं। ठीक है। आम लोग एक्सिस बैंक का नाम सुनते होंगे, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जो हमारा, ये सब कैसे बैंक हैं? ये सब प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, यानी निजी क्षेत्र के बैंक हैं। अब हम लोग सहकारी बैंकों में आते हैं। सहकारी यानी कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी जिसमें हम लोग प्राथमिक सहकारी बैंक पढ़ते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक पढ़ते हैं और प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी भी पढ़ते हैं। ठीक है। अक्सर ये चर्चा में नहीं रहते हैं तो इसलिए हम लोग नहीं जान पाते हैं कि ये कहाँ हैं, मतलब कि ये बैंकिंग प्रणाली में कहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये सहकारी बैंक है। ठीक है ना। हमारी बैंकिंग जो व्यवस्था डेवलप हुई है उनमें ये भी शामिल हैं, यानी प्राथमिक बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी। ठीक है। उसके बाद है विकास बैंक या वित्तीय संस्थाएं, जैसे आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईआईबीआई, एससीआईसीआई लिमिटेड, नाबार्ड, सिडबी, आयात निर्यात बैंक, एनएचबी और मुद्रा बैंक। तो ये सब कैसे बैंक? विकास बैंक और वित्तीय संस्थाएं ये बैंक हैं।
इसके इन सभी के बारे में कि क्या केंद्रीय बैंक है होते हैं, सार्वजनिक बैंक क्या होते हैं, वित्तीय विकास संस्थाएं क्या इसकी परिभाषा है, सहकारी बैंकों की क्या परिभाषा है, इसको हम लोग किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर विकास, बैंकों के विकास की बात करने जा रहे हैं, तो इसीलिए एक बार आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये सब बैंक हैं हमारे, ठीक है ना। वाणिज्यिक बैंकों में ये सब सभी शामिल है। वाणिज्यिक बैंकों की एक सामान्य सी परिभाषा होती है कि जो साख का सृजन करते हों। साख के सृजन में कि वो बैंक जो है जमाएं लेती हों। जमाएं मतलब कि आपके द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, जनता के द्वारा पैसे जमा करती हैं, उनका अपना एक खाता खोला जाता है और पैसे जमा करती हैं और फिर पैसा देती हैं जनता को ऋण के रूप में। उसके ऊपर ब्याज लगाती है, इंटरेस्ट रेट उसका होता है, जिस ब्याज दर पर कोई बैंक जनता को पैसे देती है किसी कार्य विशेष के लिए, तो उसका मतलब है कि वो वाणिज्यिक बैंक है, मतलब वाणिज्यिक कार्य कर रही है। वाणिज्यिक कार्य कॉमर्शियल, जिसे कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, वाणिज्यिक बैंक मतलब कि पैसा बना रही है, साख का सृजन कर रही है। वह इंटरेस्ट रेट लगाया है, इसका मतलब वो पैसा गेन कर रही है, पैसा कमा रही है, लाभ कमा रही है। लेकिन बस जैसे ही वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, जब उन्हीं वाणिज्यिक बैंकों को हम कैटेगरी में क्रिएट करते हैं, किसी एक विशेष कैटेगरी हम बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं सार्वजनिक बैंक, तो जब हम उसे सार्वजनिक बैंक कह देते हैं तो इसका मतलब है कि भारत सरकार की हिस्सेदारी उसमें ज़्यादा है। यानी कि कोई बैंक जो पूर्ण रूप से लाभ पर ही ना निर्मित हो, जनता के हितों को भी ध्यान रखा जाएगा उन बैंकों के माध्यम से, यानी सरकार के अंडर में काम कर रही, यानी वह राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक बैंक हैं। ध्यान देंगे इन चीज़ों को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बैंकों के विकास की बात करते हैं। तो जब बैंकों के विकास की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले जब भारत उपनिवेश होता है, यानी जब ब्रिटिश काल का शुरुआती दौर जब होता है, उसी समय से ही भारत में बैंकों के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से होता है जब भारत पर अंग्रेज़ों ने शासन की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले कुछ एजेंसी गृहों की स्थापना की गई थी। एजेंसी गृह, वो जो एजेंसी गृह थे जो बैंकों के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, जैसे कि बम्बई में और कलकत्ता में कुछ एजेंसी गृह स्थापित किए गए थे। उन एजेंसी गृहों में पहली बार एक बैंक की स्थापना की गई जिसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहा गया 1770 में। याद रखिएगा 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की जाती है और ये यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित होती है। मतलब कि चूंकि आप जान रहे हैं कि ब्रिटिश कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो बैंकिंग पद्धति स्थापित रही होगी उसी बैंकिंग पद्धति का इस्तेमाल करके भारत में भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये भारत में पहला वाणिज्यिक बैंक था। तो क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछा जाए कि भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक का क्या नाम था, तो आपको पता होना चाहिए वह था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। हालांकि यह बैंक अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया, मतलब कि यह कार्य अपने करने में असफल हो गया। लेकिन असफल होने के बावजूद भी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन था, तो होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसी क्रम में निजी और पहली बार, फिर उसके बाद हर चीज़ जो कि बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हो रही है, तो कुछ भी अगर बैंकिंग व्यवस्था में होगा तो वो चीज़ पहली बार ही होगी। तो क्रम में जब देख रहे हैं चीज़ों को, तो हर चीज़ पहली बार ही होते हुए हम लोग देखेंगे। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में जो कि असफल हो गया, लेकिन पहला वाणिज्यिक बैंक के रूप में स्थापित हुआ। उसके बाद हम देखेंगे आगे चल के निजी और सरकारी भागीदारी, मतलब सरकार की भागीदारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ कुछ प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। और उन प्रेसिडेंसी बैंकों मतलब जहाँ पर प्रेसिडेंसी प्रणाली लागू थी,
उन्हें बोला गया प्रेसिडेंसी बैंक। तो प्रेसिडेंसी प्रणाली कहाँ लागू थी? कलकत्ता में थी, बॉम्बे में थी और मद्रास में थी। तो प्रेसिडेंसी 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। कौन कौन सी की गई? बैंक ऑफ बंगाल कलकत्ता 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। याद रखें, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना क्रम से की गई। ये कैसे बैंक थे? जिसमें निजी और सरकारी अंशधारी शामिल थी। मतलब कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की अंशधारिता इसके अंदर था। मतलब कि एक तरह से ये संयुक्त बैंकिंग प्रणाली का पार्ट थे। ठीक है, यही बैंक जो हैं, ध्यान देंगे, अभी आगे हम फिर आएंगे, यही बैंक जो हैं, यानी कि जो बैंक ऑफ प्रेसिडेंसी, जो 3 बैंक ऑफ प्रेसिडेंसी थी, इन्हीं को आगे चल के नामकरण करके रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम बदल के 1921 में, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1921 में बना था, इसी को आगे चल के नाम बदल के कर दिया गया SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तारीख ध्यान दें, 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी कि जो संयुक्त भागीदारी चल रही थी, ध्यान देंगे, संयुक्त भागीदारी जरूर थी, लेकिन ये लाभ ही कमा रही थी। ये बैंक ये क्या कर रही थी? लाभ ही कमा रही थी। तो जब राष्ट्रीयकरण किसी बैंक का किया जाता है तो उसके पीछे सरकार की मंशा ये होती है कि सरकार ने उसको निजी से सरकारी बना दिया। मतलब सरकार ने पूरा अपने अंडर में उसको ले लिया है और अपनी जो अंशधारी है उसको 50% से अधिक कर दिया है। यानी वो सरकार के अंडर में कार्य करेगी बैंक। और उससे क्या होगा कि अधिक से अधिक जनता के हितों को ध्यान रखा जाएगा। यानी उसका विस्तार शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी किया जाएगा, जो कि निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि निजी क्षेत्र के बैंक कभी भी, आप ध्यान देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में इनका विस्तार बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये इम्पोर्टेंट हो गया। ये तो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की बात होगी। अब ये चीज़ हम फिर आएंगे, अभी देखिए हम फिर बैक करेंगे इसको आप दिमाग के अंदर बैठा रहिए, अभी फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। हम फिर बैक आएंगे कि ये 1921 में ऐसा क्या हुआ कि इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। ऐसा क्या स्थिति हुई? और फिर ऐसी क्या स्थिति हुई कि बाद में SBI के रूप में इसका राष्ट्रीयकरण करना पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे। फिर हम आते हैं, आगे पढ़ते हैं। संयुक्त पूंजी वाले बैंक जो थे उसमें इलाहाबाद बैंक भी था 1865 में, PNB था 1894 में। सीमित देयता के आधार पे ये बना था। अब आता है क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, संयुक्त पूंजी भारतीयों द्वारा संयुक्त पूंजी वाले बैंक सीमित देयता के आधार पर जो बैंक बने वो इलाहाबाद बैंक यानी 1865 में और PNB 1894 में बना। परीक्षा में पूछ लिया गया कि सीमित देयता के आधार पर ही पहला भारतीयों द्वारा संचालित, अब देखिए ये जो बैंक था, बैंक ऑफ प्रेसिडेंसी जो स्थापित बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो रहा, ये जो बैंक थे ये इसमें ब्रिटिश के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा था। लेकिन भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक सीमित देयता के आधार पर संयुक्त पूंजी वाले बैंक जो थे उसमें भारतीय, मतलब भारतीय संचालित करे, भारतीयों का बैंक नहीं है ये, भारतीयों द्वारा संचालित है। तो पहला क्वेश्चन बन गया कि भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरा क्वेश्चन बन गया भारतीय देश का, मतलब भारत देश का पहला बैंक कौन था जिसमें संपूर्ण रूप से वो भारत का ही बैंक था, उसमें ब्रिटिश का योगदान बिल्कुल भी नहीं था। वो था बैंक पंजाब, कौन सा बैंक था? पंजाब नेशनल बैंक, PNB, जो कि 1894 में स्थापित किया गया था। ठीक है ना, ध्यान देंगे, भारतीय देश का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था यानी PNB, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। ध्यान देंगे, देखिए क्वेश्चन बहुत डिफरेंस है। संयुक्त पूंजी वाले बैंकों में इलाहाबाद बैंक और PNB भी है। ठीक
ठीक है। लेकिन भारतीय द्वारा संचालित अगर बैंक बात करेंगे, सीमित देयता के आधार पर अवध कॉमर्शियल बैंक है। लेकिन पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक जो था वो पीएनबी ही था, जो कि 1894 स्थापित किया। संयुक्त पूंजी जरूर थी इसके अंदर, लेकिन संयुक्त पूंजी किंच थी तो कहाँ के लोगों की थी? भारतीयों की। तो इस आधार पर कहा जा रहा है, ध्यान देंगे, भारतीय मतलब भारत देश का पहला बैंक पीएनबी बन गया। फिर उसके बाद देखेंगे कि जैसे जैसे ये बैंक का विकास बढ़ता गया, तो जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, तो जैसे जैसे स्वदेशी आंदोलन का विस्तार हुआ, वैसे वैसे ही क्या हुआ, बैंकों का भी विस्तार हुआ। उस बैंकों के विस्तार के समय बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ मैसूर देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में और बैंक ऑफ मैसूर 1913 में स्थापित होता है। और ये समझ लीजिए, ये देखिए, जो सन आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये सन कब के समय का, जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है। फिर देखेंगे ये 1913 के बाद से ही बैंकिंग संकट की शुरुआत होती है। फिर एक ही दौर ये भी आता है कि देखिए, एक तो ये एक गति से बैंकों का विकास चल रहा था, लेकिन फिर बीच में एक समय ऐसा आता है कि जब बैंकिंग संकट आता है। कब बैंकिंग संकट आता है? जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक है, 1913 से 17 के बीच में। ठीक है, तो बैंकिंग संकट की जब शुरुआत होती है, उसी समय अब देखिए बैंकिंग सेक्टर का जब बैंकिंग संकट आता है, तो उसी समय निर्णय लिया जाता है, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद निर्णय लिया जाता है कि जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक हैं, इनका विलय कर दिया जाए आपस में। इनका जब विलय कर दिया गया और विलय करने के बाद एक बैंक बनाया गया, जिसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। तो 1921 आप जान रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 3 प्रेसिडेंसियों का बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया 1921 में, बैंकिंग संकट से उबरने के लिए। ठीक है। फिर कुछ दिनों सब कुछ सामान्य चल रहा होता है और उसी समय आप देखेंगे कि 1930 में, याद रखिएगा सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1930 में वैश्विक मंदी आ जाती है। तो वो जो वैश्विक मंदी थी 1930 में, उसी समय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक आरबीआई एक्ट की स्थापना की जाती है 1934 में। और फिर यही आगे चलकर 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, क्योंकि आरबीआई एक्ट के माध्यम से ही आरबीआई की स्थापना की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। फिर जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है तो बहुत से बैंक, देखिए सब बैंक बने और कुल मिला काफ़ी बैंक बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि आगे चल के जब देश आज़ाद हो जाता है, फिर धीरे धीरे बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के, क्योंकि सभी बैंक प्राइवेट सेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे, सरकार के अंडर में देश आज़ाद हो चुका तो सब प्राइवेट रूप से अपना काम कर रहे थे। लेकिन सरकार ने ये सोचा कि इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता की अति आवश्यकता होती है। और वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार को यूनिट्स के रूप में छोटे छोटे बैंकों की आवश्यकता पड़ने वाली थी। और इस चीज़ को सरकार ने महसूस किया और उसने धीरे धीरे क्या किया, सभी प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया, अर्थात अपनी अंशधारता सभी बैंकों में बढ़ा दी, 50% से ऊपर कर दिया, जिससे सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता चला गया। और शुरुआत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, फिर 80 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। तो इस तरह से कुल मिला के 20 के आसपास राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए थे। लेकिन 1993 में एक बैंक का विलय कर दिया गया, जिससे बचे कुल मिला के 19 बैंक। तो 1993 से लेके अभी कुछ समय पहले तक 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हुआ करते थे। लेकिन 1919 में फिर से कुछ बैंकों का विलय कर दिया गया और जिसमें से आपके पास रह गए 12 बैंक, यानी लगभग 7 बैंकों का विलय कर दिया गया। आप विलय कर दिया गया, विलय अलग चीज़ होती है, राष्ट्रीयकरण अलग होता है। राष्ट्रीयकरण में क्या किया जाता है कि जो बैंक होते हैं उनको सार्वजनिक क्षेत्र के लिए खोल दिया जाता है, यानी जिससे कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना विकास, अपना विस्तार कर सकें और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपना योगदान दे सकें वो बैंक। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाभ पर आधारित होते हैं, इसीलिए वह अपने बैंक जो होते हैं
ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा जमा नहीं मिलेगा और लोग लोन लेने वाले या ऋण लेने वालों की संख्या भी कम होती है, जिससे वो इंटरेस्ट रेट पे कमाई भी नहीं कर सकते हैं और ना ही अपनी साख का मजबूती से सृजन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ से बचने, इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, लेकिन फिर से क्या हुआ, एक दौर फिर शुरू हो रहा है प्राइवेटाइजेशन का, बैंकों के विलय का। लेकिन बैंकों के विलय के पीछे सरकार की अलग तरह की मंशा है और बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की अलग तरह की मंशा है। दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती है। उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर में इसके पीछे क्या रीज़न होता है। क्योंकि जब किसी चीज़ का प्राइवेटाइजेशन किया था वो एक अलग प्रक्रिया है और जब विलय किया था वो एक अलग प्रक्रिया होती है और उसको करने के पीछे, दोनों के पीछे अलग अलग कारण काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बैंकों का जो एक क्रम चला है विकास का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ और कैसे ये बैंक कभी प्राइवेट हुआ करते थे, कैसे ये राष्ट्रीयकरण हुए, कैसे बैंकों का विलय हुआ, कैसे अब प्राइवेटाइजेशन की ओर फिर से पुनः बढ़ रहे हैं। इन चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। अर्थव्यवस्था का सेक्शन है बैंकिंग प्रणाली, अगर आपको नहीं आ रही है समझ में तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। तो इसी चीज़ों को आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड अभी भारत में हम लोग बैंकिंग व्यवस्था और भारत में बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा प्रणाली के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं। बैंकिंग प्रणाली किस तरह से कार्य करती है, क्या कार्य करती है, आरबीआई क्या कार्य करती है, अन्य बैंकों का क्या कार्य होता है वो भी देखेंगे। जैसे कि अपने साख सृजन के लिए मौद्रिक नीति के आधार पर, सरकार राजकोषीय नीति के आधार पर किस तरह से अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखती है, उस चीज़ को भी डिस्कशन करेंगे, जो कि बैंकिंग प्रणाली का योगदान भी इन चीज़ों में होता है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।